हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख चित्रकला एवं शैलियाँ। ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और जैसे हम इसमें देखेंगे मधुबनी चित्रकला क्या है, मंजूषा शैली, पटना कलम शैली, पाल कला शैली, ठंका चित्रकला, सांझी चित्रकला। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पीटी और साथ में मेंस में भी बनता है। आइए समझते हैं। यह 15वां क्लास बिहार का है, बिहार स्पेशल सीरीज का है। समझे, कुछ ही दिनों में यह खत्म हो जाएगा बिहार का पूरे के पूरे। जैसे में ये बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार एसएससी, कोर्ट इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। पीटी के साथ यह मेंस में भी लिखा जाता है। एग्जाम में बीपीएससी में दीजिएगा तो मेंस में भी लिखा जाता है। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, पहला समझेंगे जादो पटिया चित्रकला। जादो पटिया चित्रकला क्या है? देखिए, इसका फिगर यही है, इसका फिगर यही है, ऐसे ही इसका फिगर बनाया जाता है। समझ गए? जादो पटिया चित्रकला, इसका फिगर यही है। और यह जादो का जो ये संथाली में जनजातियों का प्रतीक होता है जादो। समझ गए? उसका भाषा है, यानी कि जो पिक्चर बनाने वाले को जादो बोला जाता है। यह संथाली यानी कि जो बिहार और झारखंड एक साथ पहले था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोनों राज्य अलग हो गया। तो बांका भागलपुर क्षेत्र में ये सब काफ़ी पेंटिंग प्रसिद्ध है, पूरे बिहार में ही प्रसिद्ध है ये। और इसमें गाढ़े चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल, पीला, ये सब का प्रयोग किया जाता है। छोटे कागज पर, कपड़े पर इसका प्रयोग किया जाता है। समझे? और इसमें लोक गाथाओं का वर्णन किया जाता है, जैसे लोक गाथाओं जो है पुरानी पुरानी जो कहानी है उसका चित्र दर्शाया जाता है। देखिए, यही बात लिखा हुआ है कि जादो पटिया चित्रकला क्या है। तो जादो पटिया झारखंड बिहार की सीमा के निवासी संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है। चित्र बनाने वाले चित्रकार को जादो कहा जाता है। इसमें गाढ़े चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे में लाल, पीला इत्यादि रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। छोटे कागज या कपड़ों पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह संथाली समाज से जुड़ी प्राचीन लोक कथा, लोक कला जो इस समाज के उद्भव, विकास, रहन सहन, धार्मिक विश्वास एवं नैतिकता को व्यक्त करता है। ये समझ गए? जो रहन सहन है वो सब के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। इस शैली के कलाकार वंश परंपरा के आधार पर इस कला को अपनाते हैं, यानी कि एक वंश के बाद दूसरा वंश इसमें तैयार करके अपना लोक गाथा के बारे में लोग, अपने जो समाज के लोग हैं संथाली का, उसको बताया जाता है कि ऐसे हमारे पूर्वज रहते थे और इसमें इस प्रकार इसको चित्रकला का डिनोट करना है, कैसे बनाना है, ये सब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये बताया जाता है। जादो पटिया मुख्यतः समाज के उद्भव, विकास, धार्मिक मान्यताओं, मिष्टकों, रीति रिवाजों एवं नैतिकता को अभिव्यक्त करता है। तो समझ गए, जादो पटिया समझ गए, ये सब लोक गाथाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। और चित्रकार जो बनाने वाले व्यक्ति को जादो कहा जाता है। और यह वंशानुगत परंपरा चलती है और यह पहचान संथाल की है ये। और गाढ़े चटक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब दूसरा, सांझी चित्रकला। सांझी चित्रकला यह ब्रज की प्रसिद्ध चित्रकला है। ब्रज उत्तर प्रदेश का है ये। समझ गए? इसमें ज़्यादातर राधा कृष्ण कृष्ण लीला का वर्णन किया जाता है। और इसका जो फैलाव के क्रम में बिहार में भी यह लोकप्रिय काफ़ी हो गया। और जैसे में यहाँ पर बोला जाता है, जैसे में अल्पना, रंगोली, अरिपन यहाँ पे बोला जाता है। और बिहार में इसे नया जन्म मिला, इसे सांझी चित्रकला को। और यह व्यावसायिक स्तर पर काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे में ये इसको बनाकर बिका जाता है। देखिए, यही है सांझी चित्रकला। देखिए, इस प्रकार यह बनाया जाता है सांझी चित्रकला। मार्केट में देखते होंगे दीपावली के शुभ अवसर पर, चाहे छठ के समय में या बहुत ही त्यौहार के समय में ये सब मिलता है ये। तो सांझी चित्रकला ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। यह ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला है ये। फैलाव में बिहार में इसका खूब महत्व मिला और नया जन्म बिहार में इसे मिला। सांझी का अर्थ होता है सज्जा, श्रृंगार एवं सजावट के रूप में इसे व्यक्त करना। इसे फूलों की सांझी, गोबर की सांझी, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे सांझी, पानी के ऊपर सांझी इसमें दर्शाया जाता है। इसमें राधा कृष्ण की लोक कथाओं की कहानी इसमें वर्णित है। इसे अल्पना, रंगोली, अरिपन इसे बोला जाता है। तो सांझी समझ गए? सांझी पहला कौन समझे? जादो पटिया। दूसरा समझे सांझी चित्रकला। ये समझ गए। अब समझते हैं पाल चित्र शैली। पाल वंश के शासक के द्वारा यह तैयार किया गया था और उसी के क्रम में ये सब काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो पाल चित्र शैली, ठीक है। यह शैली
पाल कर लीजिएगा, पाल। पाल शासक से मिलता है ये, देखिए ऐसा ही है, देवी देवताओं का चित्र वर्णित है इसमें। इसमें चित्रित पांडुलिपियां तारपत्र पर लिखी गई है। अब तो दीवार पर भी लिखा जाता है, लेकिन ये पांडुलिपियां पर यह लिखा जाता है। समझ गए? पाल चित्रकला। देखिए इसमें बुद्ध के जीवन यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों का संबंधित है, यानी कि जन्म, मरण, महापरिनिर्वाण किस प्रकार हुआ, तो बुद्ध के जीवन से, दृश्यों से संबंधित है इसमें, और महायान शाखा से खास करके। और इसमें है कि अष्ट सहस्रारिक एवं पचरक्षा दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया है ये। समझ गए? अब देखिए इसके मुख्य जो प्रवर्तक धीमन और ढीमन और बिठपाल को यह माना जाता है धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन ये था। ये जब बिहार के हिस्ट्री पढ़िएगा तो धर्मपाल जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा ही बनाया गया था, चाहे देवपाल के समकालीन यह माना जाता है। पाल वंश के शासक था धर्मपाल। समझ गया? अब आगे देखिए, अब देखते हैं मंजूषा शैली। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह खास करके अंग क्षेत्र में, अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। समझ गए? और ये भागलपुर बांका क्षेत्र में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसमें प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सनई या मूज का जो ब्रश बनाया जाता है, और इसमें सिर्फ बायां भाग, याद कर लीजिएगा, बायां भाग का ही पिक्चर बनाया जाता है। बायां भाग, समझ गए? बायां भाग का ही पिक्चर इसमें बनाया जाता है, चाहे देवता हो चाहे आदमी का, इसमें बायां भाग का ही पिक्चर बनाया जाता है। और लोक कथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। बिहुला या बिसहरी जो होता है, बिसहरी देवी, उसके नाम की लोक कथा, इसमें लोक कथा का पिक्चर बनाया जाता है। और तरह तरह की कहानियाँ इसमें कहा जाता है, जैसे पर्व त्यौहार में जो होता है। तो जैसे में इसमें श्रीमती चक्रवर्ती देवी महान चित्रकार इसमें फेमस है। जो ट्रेन जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से जाती है दिल्ली को, उसमें देखिएगा मंजूषा शैली का ही प्रयोग किया गया है। समझ गया? तो इतना बात याद कर लीजिएगा, बाकी ये बात लिखा हुआ है, देखिए यही मंजूषा शैली है। देखिए इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि मंजूषा शैली अंग प्रदेश की लोक कला है। ये अंग यानी कि भागलपुर वाले क्षेत्र में। ये मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। इसे सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है। ये इसमें बिहुला बिसहरी की कहानी है। मंजूषा कला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है। ये अब देखिए मंजूषा कला की भूमिका क्या है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। यह बिसहरी पूजा के धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करती है। ये किनारे का प्रयोग जो यह बनाया जाता है फिगर, तो मंजूषा कला में 5 प्रकार के किनारे का प्रयोग होता है। यह है लहरिया, बेलपत्र, सर्प की लड़ी, मोखा एवं त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला के रंग, मंजूषा कला में मुख्यतः 3 रंग गुलाबी, लाल, पीला या हरा किया, गुलाबी लाल एक साथ है, और पीला हरा का रंग का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला का इतिहास है, सिंधु घाटी के सभ्यता के समय से इसके प्रमाण प्राप्त मिले हैं। ये देखिए जैसे में श्रीमती चक्रवर्ती देवी महान चित्रकार, इनके मंजूषा कला के प्रसिद्ध चित्रकला के महान रहे हैं। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस पर यही पिक्चर मंजूषा शैली का ही दर्शाया गया है। हमेशा बायां भाग का पिक्चर लिया जाता है, एग्जाम में ऑप्शन बनता है, ऑप्शन देकर दे देगा। ये सनई या मूज का ब्रश से पेंट किया जाता है फिगर बनाने में। इधर समझ गए? अब आगे देखिए कुछ और है। देखिए अब समझते हैं ठंका चित्रकला। यह मूलतः तिब्बत से संबंधित है, यानी कि भारत के ऊपर जो तिब्बत है, चाइना वाला पार्ट है, तिब्बत से संबंधित है। ये देखिए इसी तरह यह बना जाता है। ये तिब्बत और नेपाल से संबंधित है। ये इसमें बुद्ध के जीवन यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकला का वर्णन है। और मैंने देखा था क्या, पाल चित्रकला में भी बुद्ध के जीवन से दृश्यों को संबंधित है। ये देखिए इसमें राहुल सांकृत्यायन द्वारा 109 चित्र पटना संग्रहालय में दुर्लभ चित्र को रखा गया है। ये फैला बिहार, हिमाचल प्रदेश, दलाई लामा आ गया तो हिमाचल प्रदेश भी ले आए। ये धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल गया हर जगह। ये तो हिमाचल प्रदेश में भी यह फैला हुआ है। तो बिहार खास करके याद कर लीजिएगा, ठंका चित्रकला बिहार में भी है। ये
और महात्मा बुद्ध के जन्म, मृत्यु, भ्रमण, ये सब के चित्र इसमें दर्शाया गया है। ये देखिए, नेपाली और तिब्बती संस्कृति की अनुकाम मिसाल है ये। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इसका निर्माण सामान्यतः सूती वस्त्र के धुले हुए काटल पर किया जाता है। सूती वस्त्र के धुले हुए काटल पर किया जाता है। ये ठंका देख लिए, मंजूषा शैली देख लिए, सांझी चित्रकला देख लिए, जादो पाटिया भी देख लिए, पाल चित्र शैली भी देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए, पटना कलम शैली, इसको थोड़ा डिटेल से देखिए। पटना कलम शैली, देखिए इसमें इसका फिगर दिखाते हैं पहले आपको। देखिए, यही है, ऐसा ही बनाया जाता है ये। देखिए, पटना के गोल घर का सीन है ये। देखिए, ये डोली है, पहले का डोली, जिसका शादी हो जाता था तो लड़की को इसी डोली से लाया जाता था। समझ गया? यही है पिक्चर, ये पटना कलम शैली का। ये मेंस में लिखा जाता है। देखिए, जो पॉइंट है आप मेंस में भी इसको तैयार कर सकते हैं। मुगल पतन, यानी कि मुगल जब समाप्त हो रहा था, उसके बाद चित्रकारों को कहीं श्रेय न मिल रहा था। चित्रकारों को कहीं श्रेय नहीं मिल रहा था रहने का, क्योंकि मुगल जो शासक था लास्ट वाला, कौन सा, औरंगजेब, वो अपने काल में सबको भगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो सभी चित्रकार अपने अपने जगह जाने लगे। उसी क्रम में पटना शैली का विकास हो गया। तो देखिए, मुगल पतन के बाद चित्रकारों को प्रश्रय न मिला तो चित्रकार लोग पलायन करने लगे, लेकिन राज्यों में इसे प्रोत्साहित मिला। 1760 के दशक में चित्रकार राजधानी पटना, यानी उसमें पाटलिपुत्र नाम था, तो पटना में आ गए। चित्रकारों ने राजधानी के लोडी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा नित्यानंद का कुआं क्षेत्रों में तथा कुछ चित्रकारों ने आरा तथा दानापुर में बसकर इस चित्रकला का प्रादुर्भाव किया, जिसे पटना शैली या पटना कलम कहते हैं। अब आगे देखिए, पटना शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों, उनकी ज़िंदगी को कैनवास में जगह दी। यानी कि आम लोग किस तरह रहते हैं, कैसे बेचते हैं, चाहे व्यावसायिक हो चाहे डोली कहार, जितना भी है, ये सब के बारे में पूरी तरह जगह दिया गया। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 2 कलाकार नौहर और मनोहर रहता था। इसका एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये। इसकी शुरुआत की, फिर बाद में आकर पटना में यह फैल गई। अब आगे देखिए, इस शैली का विकास बड़ी तेजी से हुआ, चारों तरफ इसकी प्रसिद्धि फैल गई। 18वीं शताब्दी के मध्य चित्रकला के 3 स्कूल थे, मुगल, एंग्लो इंडियन एवं पहाड़ी था, लेकिन पटना कलम ने इसके बीच में जगह बना ली और काफ़ी प्रसिद्धि पाई। बाद में पटना शैली इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश का शासन हो गया तो इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना लगा। इसमें विशेष पर्व, विशेष व्यक्ति एवं जीव जंतुओं को महत्व दिया जाने लगा। तो देखिए, यही पिक्चर है, जैसा मैंने दिखाया है आपको, यही पिक्चर इसमें दर्शाया गया है। आगे देखिए, इसमें ब्रश से ही तस्वीर बनाने तथा रंगने का काम किया जाता है। अधिकांश गहरे भूरे, गहरे पीले एवं गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम है सेवक राम। 1770 से लेकर 1830 तक इन्होंने सेवा दिया। हलास राम, जय राम एवं शिवदयाल राम आदि। चूंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष ही हैं, इसीलिए इसे पुरुष की चित्र शैली भी कहा जाता है। उत्तर मुगल काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध हुई, ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ये 2 प्रसिद्ध चित्रकार लाल चंद एवं गोपाल चंद, जिन्हें बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी। ब्रिटिश काल के अंत में यह शैली भी लगभग खत्म होने के करीब पहुँच गया। कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति पूरी तरह डाउन हो गया भारत में, खास करके बिहार में पूरे अंग्रेजों ने लूट लिया, तो इस पर कौन ध्यान दे। तो श्यामलाल एवं राधा मोहन प्रसाद इस शैली के कलाकार थे। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी। पटना जो आर्ट कॉलेज देख रहे हैं, इन्होंने नींव रखी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे भारत में। समझ गए? ईश्वरी, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा, याद कर लीजिएगा। और राधा मोहन प्रसाद, ये पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी। 1949 में उनकी देहांत हो गया, यानी कि किसका, राधा प्रसाद जी का देहांत हो गया, और साथ में पटना शैली खत्म भी हो गया। और इनकी 50 से ज़्यादा कलाकृतियाँ पटना आर्ट कॉलेज में देखी जा सकती है। आप जाइएगा तो देखिएगा, ये रखा हुआ है। देखिए, यही है कलाकृति है, ये ऐसा ही है। चलिए आगे देखते हैं अब।
वो तो ख़त्म हो गया। इससे पहले क्या देखे, पाल चित्रशैली देख लिए, पटना कलम चित्रशैली देख लिए, सांची चित्रकला देख लिए, ठंका चित्रकला देख लिए, मंजूषा चित्रकला देख लिए, जादव पटिया देख लिए। अब एक लास्ट आपका चित्रकला शैली है मधुबनी चित्रशैली, जो कि पूरे भारत, बिहार में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में फेमस है ये। देखिए रेलवे स्टेशन पर, चाहे पटना देखिए, चाहे पटना एयरपोर्ट, चाहे संसद भवन के मुख्य द्वार, वो सब पर यही चित्रकला का शैली लोकार्पण किया गया है। पटना के बड़े बड़े दीवार पर देखिएगा यही चित्र अपनाया गया है। चाहे घरों में लोग, चाहे इसका मेला लगता है पटना में, चाहे मधुबनी में, चाहे पूरे भारत में ये मेला लगता है, देखिएगा ये सब हर जगह आपको ये मिलेगा मधुबनी शैली का चित्र। देखिए यही पिक्चर है और तरह तरह के इसमें चित्र बनाया जाता है। खास करके अब ये कपड़ों पर, कागज़ पर, ये सब व्यावसायिक रूप में ये बेचा जाता है, समझ गए। तो ये काफ़ी लोकप्रिय है। ट्रेन में देखिएगा, पटना जंक्शन के बाहर में भी देखिएगा, अंदर में भी देखिएगा, ये सब चित्र बनाया जाता है। और भारत के कई स्टेशनों पर इसका पिक्चर देखने को मिलेगा, समझ गए। अब आगे देखिए, यह मूल रूप से मिथिलांचल लोक शैली है। मिथिलांचल मतलब समझिए दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र है, समस्तीपुर, बेगूसराय। इसमें मुख्यतः महिलाओं की भूमिका होती है। 95% महिलाओं की भूमिका होती है, 5% ये पुरुष होते हैं इसमें। पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पटाका से मिलता है। ये कीर्ति पटाका से। यह 3 प्रकार के हैं। एक में भित्ति चित्र, अरिपन और पटचित्र। अरिपन वाला पिक्चर ऐसे होता है जो बनाया जाता था, समझ गए। तो 3 प्रकार के हैं मधुबनी पेंटिंग, भित्ति चित्र, अरिपन और पटचित्र। और भित्ति चित्र भी 3 प्रकार के हैं। देखिए पहला में देखिए, गोसनी के घर की सजावट। गोसनी के घर की सजावट चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों की मुख्य भूमिका है। धार्मिक चित्रण में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होती है, जैसे दुर्गा जी, राधा कृष्ण की जो पिक्चर है, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी का। देखिए दूसरा में है कोहबर घर की, यानी कोहबर, किसी का शादी होता है, चाहे जो कोई पर्व त्यौहार होता है तो कोहबर घर बनाया जाता है। तो कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति और कामदेव के चित्र तथा अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों का आकृति बना होता है। अब आगे देखिए, कोहबर घर के कोणीय, यानी कि कोहबर जो घर होता है, कोणीय इसको बोलते हैं, कोणीय सजावट, कोना पर। कोहबर घर के चारों ओर कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीक के रूप में होती है, जैसे केला का जो प्रतीक है मांसलता के प्रतीक के रूप में, मछली कामोत्तेजना के रूप में, शक्ति यानी कि सिंह का जो चित्र होता है शक्ति के रूप में, सुगा जो पढ़ते हैं, सुगा होता है या तोता, मैना, ये सब तो काम वाहक के रूप में, हाथी एवं घोड़ा होता है ऐश्वर्य प्राप्ति हो, बांस जो होता है वंश वृद्धि के लिए होता है, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननीय द्वी के लिए होता है, हंस एवं मयूर होता है शांति प्रतीक के लिए होता है, सूर्य एवं चंद्रमा होता है दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में। ये सब दर्शाया जाता है, पुरानी कहानी है ये सब, समझ गए मधुबनी पेंटिंग का। अब आगे देखिए और भी कुछ है। अब दूसरा में समझते हैं अरिपन समझ लेते हैं। इसे बंगाल में अल्पना और मिथिला में अरिपन कहा जाता है। इसे महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलते आ रहा है। देखिए अरिपन ऐसा ही होता है, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यही है, अरिपन ऐसे ही रखा जाता है। आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र है ये, जो 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों के सार तत्वों पर आधारित होते हैं। इन चित्रों को बनाने में अरवा चावल समझ गए, जो उजला, काफ़ी उजला चावल होगा। अरवा नहीं समझते होंगे और भी, तो देखिए अरवा चावल उजला हुआ होता है और उसना होता है थोड़ा थोड़ा मैल टाइप के, यानी कि जो थोड़ा गंदे टाइप के लगेगा आपको, लेकिन चावल ही होता है। तो अरवा चावल, उसको पीस कर रंग मिलाकर उसको बनाया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियाँ हैं। देखिए कैसे है। मनुष्यों एवं पशु पक्षियों का चित्र होता है, फूल पेड़ और फलों का चित्र होता है, तांत्रिक प्रतीकों का आधारित होता है ये, देवी देवताओं का चित्र होता है एवं स्वास्तिक दीप आदि का चित्र होता है ये, समझ गए। विभिन्न अवसर पर जैसे पूजा, त्योहार, अनुष्ठान, विवाह, जनेऊ एवं धार्मिक कार्यों पर किया जाता है, समझ गए। पटचित्र तीसरा नंबर में देख लेते हैं। पटचित्र, इसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पट चित्रकला से हुआ है। पट चित्रकला मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े एवं कागज पर बनाए जाते हैं। यह है मधुबनी पेंटिंग का 3 प्रकार देख लिए। अब आगे देखते हैं। देखिए
इसका जो विशेषता क्या है, मेंस में लिखा जाता है विशेषता क्या है मधुबनी पेंटिंग का। तो इस कला में चित्र उंगलियों या बांस की कुची, कुची समझ गए, जिसमें बांस का जो उसका जो करची काट कर लाते हैं और उसको कुची बनाया जाता है, कुची कुची बनाकर बनाए जाते हैं। और चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान कला से गहरा भावात्मक लगाव एवं सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण प्रदान करता है। इसे कुची बनाकर यह बनाया जाता है। इसमें चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं। हाल ही में व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कपड़ों कागज पर बनाया जाता है। तो मुख्यतः दीवारों पर बनाए ही जाते हैं, मगर हाल ही में कपड़े एवं कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ा दी है। इसका मुख्य कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण है। इसमें रंगों की विशिष्टता इस शैली का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल, हरा, पीला, बैगनी, केसरिया, नारंगी, नीला आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए काला रंग कैसे बनाया जाता है, प्राकृतिक रंग यानी कि नेचुरल होता है। जैसे मैं आपका देखिए कैसे बनाया जाता है। काला रंग होता है काजल, काजल जो होता है एवं जौ को जलाकर काला रंग बनाया जाता है। पीला रंग जो हो गया चूना एवं बैर जो होता है खाने वाला, बैर के पत्ता को पीसकर दूध मिलाकर बनाया जाता है। नारंगी रंग जो होता है पलाश के फूलों से बनाया जाता है। लाल रंग जो बनाया जाता है कुसुम के फूल से अथवा सहतूत के फूलों से बनाया जाता है। हरा रंग जो बनाया जाता है सीम जो होता है, सेम जो खाते हैं सीम के पत्तों से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग जो बनाया जाता है चावल एवं उड़ीद के दाल से बनाया जाता है पीसकर। अब देखिए इसका क्या महत्व है। चित्रों में रंगों का समायोजन, जैसे पीला रंग किस चीज़ को दिखाता है बताइए, तो ये धरती रंग को धरती को दिखाता है। लाल आग को दिखाता है, उजला पानी को, काला वायु को दिखाया जाता है, नीला जो आकाश के लिए प्रयुक्त है। इस कला का उपयोग वर्तमान में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के बाहरी एवं भीतरी दीवार पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त पटना शहर के मुख्य दीवारों तथा गंगा रिवर फ्रंट पर भी चित्रित किया गया है। देखिए मधुबनी कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा का प्रमुख योगदान है। ये इस शैली में चित्रकारों में लगभग महिलाओं की संख्या होती है। इस शैली में चित्रकारों में लगभग महिलाओं की भूमिका अधिक है। 95-96% महिलाओं का ही भागीदारी है। इसीलिए इसे महिलाओं की चित्रकला शैली कहते हैं। फिर भी नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव, सीवन पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्रों में चुनौती देने का प्रयास किया है। इसमें महिला है कर्पूरी देवी, चंद्रकला देवी, श्यामा देवी, यमुना देवी, सभी को पद्म पुरस्कार 2010 में ये मिला है। ये आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है। देखिए चित्रकला में जिसमें स्वर्ण जयंती जनता रेल डिब्बा में इसका चित्रण है। संसद भवन के द्वार पर है। पटना रेलवे स्टेशन, पटना गंगा रिवर फ्रंट पर एवं मधुबनी रेलवे स्टेशन पर या दरभंगा में देखिएगा हर जगह ये रेलवे स्टेशन पर इसका फिगर बना हुआ है। तो आपका यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकलाएं एवं शैली खत्म हो गया है। यही मेन है और इसको आप और भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं मेंस टाइप के। ये मेंस में ऐसा ही लिखा जाता है, समझ गए। तो कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, धीरे धीरे बिहार भी खत्म हो जाएगा। तो इसको रिवीजन कीजिएगा, बार 2-3 बार कीजिएगा, उसके बाद नोट्स खुद बनाइएगा, लिख के कीजिएगा, अपने आप नॉलेज खूब होगा। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद अगला टॉपिक।